विदुरपुर गांव एक छोटा गांव था जहां के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। गांव में सुखिया अपनी पत्नी कमली के साथ रहता था। सुखिया की शादी को 10 साल से ऊपर का समय बीत चुका था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। लेकिन कई जगह मन्नत मांगने के बाद भी सुखिया की पत्नी को एक लड़का होता है जिसका नाम था अमावस। लेकिन सुखिया के इस बेटे की हरकत और बच्चों से हटकर थी। वो किसी भी बच्चे के साथ खेलता तो उस बच्चे को अमावस से नुकसान जरूर होता था। कमली, अमावस कहाँ है? तुम्हें पता भी है उसने रज्जो भाभी के बेटे की उंगलियां तोड़ दी हैं। जी मैंने उसे डांटा। मुझे रज्जो भाभी कहने आई थी, लेकिन जब वो जानती हैं कि अमावस की किसी भी बच्चे से नहीं बनती है तो वो अपने बच्चों को क्यों इसके साथ खेलने के लिए भेजती हैं। अरे मैंने उसे कहा था कि पहले बैटिंग मैं करूंगा, वो नहीं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर से मुझे धक्का देने लगा तो मैंने भी उसकी उंगलियां तोड़ दी। दोबारा तेरे खिलाफ अगर मैंने किसी की भी शिकायत सुनी ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तुझे मैं घर से निकाल दूंगा। फिर तुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। आप उसे घर से निकाल कर तो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अपने पिता की बातों से अमावस को गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाता है और कमरे को बंद कर देता है। जिसके बाद वो गुस्से में कमरे का सामान फेंकने लगता है। उसके गुस्से से उसके कमरे में मौजूद सामान हवा में उड़ने लगता है। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं पूरे गांव को अपने गुस्से और शक्ति से बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं माँ की वजह से इन लोगों को कुछ नहीं कहता। लेकिन जिस दिन मेरी माँ को किसी ने परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। अमावस, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं जानती हूँ तुझे गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन तेरे पिता को इस बारे में पता भी नहीं है कि तेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो कितनी खतरनाक हैं। माँ, आपने खाना खाया? चलो, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो। चल मैं भी तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ, लेकिन तेरे पापा को जाने दे, वरना वो तुझे देखकर और ज्यादा बोलेंगे। कुछ देर बाद सुखिया काम पर निकल जाता है और कमली अपने बेटे को आंगन में बैठाए खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ कनक का आना होता है। अरे कमली भाभी, क्या बात है? एकदम सही समय पर आई हूँ मैं तो। ये लो, ये सब्जी माँ ने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। आप बैठना। और रजनी बहन कैसी है? और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो जानती है कमली भाभी, पापा के जाने के बाद माँ कितनी टेंशन में रहती है और इसी मारे उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब रहती है। ये तो तू सही कह रही है। रजनी बहन सोचती बहुत ज्यादा है। वैसे तूने अपनी माँ का भी बहुत ध्यान रखा है। अरे भाभी, माँ है, उनके लिए तो जान भी चली जाए ना तो भी कोई गम नहीं है। बिल्कुल तेरी तरह है मेरा अमावस। वो भी अपने पापा से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। कनक को कमली के घर आए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुका था और वो नोटिस कर रही थी कि अमावस इतनी देर में कई सारी रोटियां खा चुका था और अब वो नहीं रुक रहा है। अब कनक अपने घर के लिए निकल पड़ती है। ये अमावस मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? और आज तो इसके खाने के तरीके को देख मुझे ये और भी समझ नहीं आ रहा। वैसे बहुत लोग अजीब होते हैं, अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो कितनी अजीब हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था। अमावस का गुस्सा कभी कभी इतना बढ़ जाता कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगता था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में इतना नमक मिर्च मसाला मत डाला करो। नमक तो ठीक ही है, अमावस ने भी खाई थी ये सब्जी। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा बेटा वैसे भी साधारण नहीं है, उसे तो कुछ भी खिला दो, खाता ही रहेगा बस। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे लला के बारे में? वैसे भी वो जितना खाता है उससे ज्यादा ही काम करता है। क्या काम करता है तुम्हारा ये लाडला? खेत में जाता है तो बस सब्जी लेकर घर आ जाता है, और क्या करता है? लेकिन इसके खाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 5 दिन का राशन एक दिन में खाता है, और गुस्सा तो ऐसे इसकी नाक पर बैठा होता है जैसे घर तो इसकी वजह से ही चल रहा है। आप अमावस को कुछ भी मत बोलिए, जो कहना है मुझे कहिए। भगवान से मैंने तो संतान मांगी थी, लेकिन भगवान ने भी पूत देकर उसे कपूत बना दिया। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? मेरा खाना बांध कर दो, खेत में जाना है मुझे। अरे अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हर वक्त मेरी माँ को सुनाते रहते हैं। जब आपने माँ से शादी की थी तो ये भी सोचा होगा ना कि पेट भी पालना पड़ेगा। अब तो तेरे गुस्से के साथ तेरी जुबान भी लंबी होती जा रही है। क्या बात है बेटा, सही है। अब तू अपने बाप को सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सुखिया और उसके बेटे अमावस की कभी भी नहीं बनती थी और कमली दोनों को हमेशा ही दूर दूर रखती, क्योंकि अमावस की कुंडली में ये लिखा था कि वो अपने ही पिता की मौत का कारण बनेगा।
जी आप जाइए खेत में, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ थोड़ी देर बाद। और अमावस तू जाकर लाला जी की दुकान से राशन ले आ। जा भी अब, क्यों अपने बाप को घूर रहा है? ऐसे कपूत से तुम्हें निसंतान ही रहता। कम से कम पूरे गांव में इसकी वजह से मेरी बदनामी तो ना होती। क्या करूँ मैं अमावस का? कैसे मैं इन्हें बताऊं कि उनका बेटा साधारण नहीं है, उसमें अमावस की काली शक्तियाँ समाई हुई हैं। किसकी बात कर रही हो आप कमली भाभी? किसमें है काली शक्तियों का वास? अरे वो तो ऐसे ही कह रही थी। ये अमावस और काली शक्तियों का जो मेल होता है वो बहुत ही खराब होता है कनक। जो 35-40 सालों में अमावस की रात को आता है और इस दिन एक बच्चे का जन्म होता है जिसमें अमावस की काली शक्तियाँ समाहित होती हैं और फिर वो बच्चा साधारण नहीं रहता। कमली भाभी, इस बारे में सुना तो मैंने भी है। कहते हैं ये अमावस की काली शक्ति जिस किसी पर हावी हो जाती है ना, उस इंसान के साथ रहने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं होता है ना। अच्छा ये सब तू छोड़ कनक, और बता कोई काम था क्या? अरे हाँ, माँ ने आपको याद किया, किसी दवाई के बारे में उन्हें आपसे पूछना था। कमली अपनी बेटी को लेकर परेशान रहा करती थी। उसे तो अमावस की कुंडली के सच होने का डर था, लेकिन अमावस की कुंडली का असर शुरू हो चुका था। एक रोज सुखिया किसी बात को लेकर खाना फेंक देता है और अपनी पत्नी कमला पर हाथ उठा देता है। पास ही अमावस बैठा था और वो गुस्से में आ जाता है। ये सब क्या है? कहीं तुम में कोई शैतानी शक्ति तो नहीं है ना? अमावस, तू अपने पिता को कुछ भी नहीं करेगा। तेरी माँ तेरे आगे अपने सुहाग की भीख मांगती है। मेरी माँ को किसी ने भी कुछ कहा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तूने क्या किया? अपने ही माँ के सुहाग को उजाड़ दिया। मैं इसलिए अब तक तुझे सबसे दूर रखती आई हूँ और आज तूने ही अपने ही बाप की जान ले ली। क्यों अमावस, तूने ऐसा क्यों किया? अमावस का गुस्सा बहुत खराब था, जिसने आज उसके पिता की जान ले ली थी। लेकिन ये सब कनक अपनी आंखों से देख रही थी। वो कमली के घर आई थी, लेकिन ये सब देखकर वो उल्टे पांव घर लौट जाती है। कनक के मन में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उसकी आंखों पर अब उसे विश्वास तक नहीं हो रहा था। जिस पिता ने अपने बेटे को जन्म दिया, उस बेटे ने अगर अपने पिता की जान ले ली तो ये गांव वालों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। और इसमें अपार शैतानी शक्तियाँ भी हैं जो इस गांव और उनके लोगों को तबाह करने के लिए काफी हैं। मुझे अपनी शक्तियों से पता लगाना होगा कि आखिर ये गांव के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें ला सकता है। ये मैं नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे अमावस का अंत तो करना ही होगा। कमली भाभी, मुझे माफ करना। सुखिया की मौत को कई दिन बीत जाते हैं और गांव वालों को कमली ये बताती है कि सुखिया ने आत्महत्या कर ली है। ऐसे ही समय के साथ इस बात को काफी समय हो चुका था। एक रोज कनक अमावस को बहुत खुश देखती है। अमावस 21 साल का होने वाला था और वो बहुत खुश था। लेकिन यही वो दिन था जिस दिन अमावस के अंदर और भी ज्यादा शक्ति समाहित होने वाली थी। लेकिन इसी दिन कनक अमावस को मौत के घाट उतारने वाली थी, जिससे वो अनजान था। अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है। ये अब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इसे उसी दिन अमावस की काली शक्तियों को सौंप देना चाहिए था। माँ, आप जो भी मेरे बारे में सोच रही है वो गलत है। मैं आपका बेटा हूँ ना। मेरी शक्तियाँ और भी तेज हो गई हैं। मुझे पता था कनक, तुम भी साधारण लड़की नहीं हो। वैसे हम दोनों की खूब जमेगी। जमेगी तो तब ना, जब तुम जिंदा रहोगे। इतना बोलकर अपनी पूंछ से कनक अमावस का गला दबाने लगती है। अमावस झटपटा रहा था, लेकिन वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से नागिन पर वार करता है और कनक दूर जाकर गिरती है और घायल हो जाती है। लेकिन वो खुद को संभालते हुए अमावस से लड़ती है। दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये युद्ध काफी समय तक चलता है। नागिन पूरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन तभी नागिन कनक अमावस को अपनी शक्तियों के आगे हारने पर मजबूर करती है और वहीं अमावस का अंत हो जाता है। हालांकि जब सुबह गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं कि अमावस की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी है। उसकी बॉडी नीली पड़ गई थी। उस पर जहर का असर साफ दिख रहा था। ये सब देखकर कमली रोती है,
लेकिन उसे उसकी किस्मत अब जीने पर मजबूर करती है। बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिवा को किसने मारा। तभी मेनका बेला से कहती है, बेला, मैं तो नागमणि के लिए 21 दिन की तपस्या में लगी थी और मेरी बहन ये देख नागमणि। अब तू ही बता, मैं तेरे सुहाग को क्यों छीनना चाहूँगी? मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तू और शिवा हमेशा के लिए खुश रहो। मेनका, मेरे शिवा को किसने मारा? क्या तुम मेरी मदद करोगी उसके कातिलों को ढूंढने में? रो मत बेला, मैं तेरे साथ हूँ और अब होगा नागिन का बदला। दोनों नागिन अपने नागिन रूप में नागलोक वापस जाती हैं, जहाँ नागराज बेला को देखकर उससे कहते हैं, अरे बेला और मेनका, तुम दोनों अब क्या करने आई हो यहाँ? नागराज की जय हो। नागराज जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो हम उस इंसान की बातों में आ गए थे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। तभी वहाँ नागराज की बेटी दिगांगना आती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है और उसको अपनी खूबसूरती और शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। ऐसे में वो नागराज से कहती है, पिताजी, आप इन दोनों को एक मौका दे दीजिए। क्या पता सच में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और यह हो सकता है कि जिस मकसद से ये दोनों यहाँ से गई थी वो पूरा ही ना हुआ हो, इसलिए ये वापस आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है दिगांगना, जिस मकसद से हम दोनों बाहर गए थे वो भी पूरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा और इसका परिणाम तुम्हारे सामने जल्द आएगा। हाँ दिगांगना, बस अब तो पूरा नागलोक भी देख लेगा जो होगा। अब बस भी करो तुम तीनों की आदत नहीं गई बहस करने की। ठीक है बेला और मेनका, तुम दोनों को एक मौका और दिया जाता है। इस नागलोक में आने जाने और रहने की अनुमति दी जाती है तुम्हें। नागराज की जय हो। दोनों अपने कक्ष में चली जाती हैं और बेला मेनका से कहती है, मेनका, तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे दिगांगना का हाथ है? क्योंकि आज उसके बोलने के तरीके से कुछ अलग ही भाव प्रकट हो रहे थे। हाँ बेला, मुझे लगता है कि अब हमें उस पर नजर रखनी होगी, तभी हम कुछ पता लगा पाएंगे। जो भी है, मैं अपने शिवा के हथियारे को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक नागिन सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना बदला कभी भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिगांगना एक गुफा में जाती है। बेला और मेनका दोनों उसका पीछा वहाँ करती हैं, मगर दोनों गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तभी बेला कहती है, मेनका, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर शिवा की मौत के पीछे इस पिशाचनी दिगांगना का ही हाथ है। लगता तो यही है। अगर ऐसा सच में है ना, तो इस दिगांगना का अंत निश्चित है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बेला को शिवा की याद सताने लगती है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि तभी उसके पास मेनका आती है और उसे यूं उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेला, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे शिवा की याद आ गई। तू चिंता मत कर, अब हम दोनों अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। मतलब ये कि कल पूर्णिमा की रात है और कल की रात हम नागिनों की शक्तियाँ 4 गुना हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उस गुफा में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें वहाँ सावधानी से जाना होगा। हाँ। इसी तरह पूर्णिमा की रात मेनका और बेला दोनों गुफा में जाते हैं, जहाँ हर तरफ सूखे पत्ते और लकड़ियाँ होती हैं। बड़े बड़े पत्थर और एक कुर्सी पर एक आदमी पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढककर रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर वहाँ पर बैठा होता है। बेला जैसे ही काला कपड़ा हटाती है और उसके चेहरे को देखती है तो मेनका और बेला दोनों ही दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। बेला शिवा को देखकर रोने लगती है और जल्दी से उसके हाथ पैर खोल देती है, साथ ही उससे बोलती है, शिवा, तुम जिंदा हो? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ शिवा, बोलो क्या हुआ था? मुझे यहाँ एक इच्छाधारी नागिन लेकर आई है, जो कि खुद को नागलोक की राजकुमारी बताती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे आए? तो सुनो। बेला और शिवा नागलोक से वापस आते समय एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पर मुड़ जाते हैं। तभी शिवा के रास्ते में एक इच्छाधारी नागिन यानी कि दिगांगना आ जाती है और शिवा से कहती है, तुम
बेला का साथ छोड़ दो और मुझे अपना लो। मैं नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हूँ। सुंदर होगी तुम, मगर मेरी बेला जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारा मन काला है, समझी तुम? याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी, और तुम्हें तो मैं किसी भी तरह अपना बना लूंगी। जो करना है कर लेना। इतना बोलकर शिवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही शादी वाले दिन दिगांगना फिर से शिवा के पास जाती है और उसको फिर से वही चीजें बोलती है। जब शिवा उसकी बात नहीं मानता तो दिगांगना अपनी शक्तियों से उसे बेहोश कर देती है। और ये सब बताने के बाद शिवा कहता है, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। तभी वहाँ दिगांगना आ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। शिवा को यहाँ लाने के बाद मैंने ही शिवा का रूप लेकर तुम्हारे पास आके मरने का ड्रामा किया, और मरते मरते मेनका का नाम इसीलिए लिया ताकि सारा इल्जाम मेनका के सर आ जाए। मगर तू भूल गई कि अच्छे का साथ हमेशा वो ऊपर वाला देता है। तूने लाख बुरा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हासिल हुआ तुझे? हा। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से बचकर जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है कि तू जीत गई ये सब करके? जीत जाऊंगी मैं, और दोनों को मारकर शिवा से शादी भी कर लूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। आज तेरा अंत तय है दुष्ट नागिन। अंत तो तेरा और मेनका का होगा। इतना बोलते ही दिगांगना अपने मुंह से आग फेंककर बेला पर वार करती है। तभी बेला भी उस पर पलटवार करती है। इतने में दिगांगना अपने नागिन के अवतार में आकर शिवा को अपने पूंछ से लपेटकर ऊपर हवा में यहाँ वहाँ करने लगती है। शिवा डर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही मेनका दिगांगना को अपनी शक्तियों से वार करती है, वैसे ही वो भी उस पर उल्टा वार करती है। साथ ही कहती है, अब देखो मेरा रौद्र रूप। इतना बोलकर शिवा को दिगांगना जमीन पर पटक देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है और फिर अपनी पूंछ से शिवा को जमीन पर ही इधर उधर करने लगती है। ऐसे में बेला मेनका से बोलती है, मेनका, वक्त आ गया है कि अब नागमणि का सहारा लेना पड़े। हाँ बेला, तुम सही कह रही हो। मेनका अपने हाथ जोड़कर शिव की आराधना करती है और उसके हाथों में नागमणि प्रकट हो जाती है, जिसे वो बेला को देती है। और बेला कहती है, अब तुझे मुझसे कोई ताकत नहीं बचा सकती, समझी तू? तूने मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहा, एक नागिन से उसका प्यार छीनना चाहा। आज तेरी सारी बुराई का अंत तो मैं कर कर ही लूंगी। बेला उस नागमणि से दिगांगना पर वार करती है, जिससे दिगांगना बुरी तरह से घायल हो जाती है और शिवा भी उसकी पूंछ से नीचे आ जाता है। और इस बार फिर बेला उस पर वार करती है। तब तक वार करती है जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ देती, और आखिरकार अंत में बुराई की हार होती है और दिगांगना हार ही जाती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद बेला और शिवा हंसी खुशी एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और इस तरह नागिन का बदला आखिरकार पूरा हो ही जाता है और वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नेवले विकराल की लड़ाई हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार कर रहे होते हैं, जिसके बाद नेवले के एक ही वार से नाग घायल होकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर नेवला उससे कहता है, आज सिर्फ घायल कर रहा हूँ क्योंकि वो मणि तुम्हारे पास है। अगर तुम मर गए तो हमको वो मणि कैसे मिलेगी? कभी हाथ नहीं लगेगी वो तुम्हारे। नैना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपनी माँ वसुंधरा देवी के साथ में देवगढ़ नामक एक गांव में रहती थी। नैना को बचपन से ही सांपों के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी थी, और होती भी क्यों ना, आखिर देवगढ़ गांव अपने नागों के इतिहास के लिए ही तो मशहूर था। नैना एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा के लिए जाती है। पूजा करके पुजारी से बोलती है, पुजारी जी, क्या ये बात बिल्कुल सच है कि इस मंदिर में नाग नागिन कई सालों पहले पूजा करने आते थे? हाँ बिटिया, ये यहाँ का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है, और कई सालों पहले तो क्या, अरे आज भी नाग नागिन अपने आराध्य शिव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज भी? मतलब वो लोग नाग रूप में आते हैं क्या? नहीं नहीं बिटिया, वो हमारी और तुम्हारी तरह ही मनुष्य के रूप में आते हैं, ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। नैना
पुजारी जी की बातें सुन के खुद से कहती है, काश मुझे उस नाग और नागिन को देखने का मौका मिले, मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी। इतना कहकर नैना मंदिर से अपने घर के लिए आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये नाग नागिन क्या सच में होते हैं? आज मुझे पुजारी जी ने बताया। तू और तेरे ये नाग नागिन, मेरा दिमाग मत खा इसमें। चल अब खाना खा ले। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ। नैना फ्रेश होकर आती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद में दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन नैना को कहाँ नींद आने वाली थी। आज पुजारी जी की बात को सोचते हुए वो कहती है, यार नैना, अगर वो नाग नागिन दिन में नहीं आते नाग रूप में, तो रात में आते होंगे पक्का। हाँ, यही सही टाइम है, मैं मंदिर जाऊंगी, कम से कम एक आधा नाग तो दिख ही जाएगा मुझे। नैना आधी रात को मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। वो इतनी रात को अकेले जाने में डरती तो बहुत है, पर उसका नाग नागिन के बारे में जानने का जुनून उससे ये काम करवा ही लेता है। कुछ ही देर में वो मंदिर पहुंच जाती है और वहीं एक पिलर के पीछे छुप जाती है। रात बीतने लगती है, पर उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। सुबह होने वाली होती है और अब वो वापस घर आ जाती है। उसको सुबह सुबह बाहर से आता देखकर उसकी माँ की आंखें खुलती है और वो उससे बोलती है, नैना, कहाँ से आ रही है इतनी सुबह सुबह, और तू कब से बाहर है? माँ, वो मैं शिव मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। वो पंडित जी कहते हैं ना कि सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करने से अच्छा पति मिलता है। ओ, तो तुझे अच्छा पति चाहिए। नैना की ये बात सुनकर वसुंधरा के मन में उसकी शादी का ख्याल आता है और वो अपने सभी रिश्तेदारों को अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए बोल देती है। जिसके बाद उसको उसकी बहन संध्या का फोन आता है, जो नैना के लिए एक बहुत ही बड़े घर का रिश्ता बताती है। वसुंधरा खुश हो जाती है और नैना को बोलती है, नैना बेटी, ओ नैना बेटी, कहाँ हो बेटी? हाँ माँ, कहो। तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, तू राज करेगी वहाँ। शहर के बड़े जमींदार हैं वो लोग। वसुंधरा की ये बात सुन के नैना परेशान हो जाती है कि अगर उसकी शादी बाहर किसी शहर में होगी तो वो यहाँ नागों के बारे में कैसे पता लगाएगी। जिसके चलते वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नहीं करनी ये शादी। एक बात आप अच्छे से समझ लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही इस गांव से कभी दूर जाऊंगी। नैना की इस बात को सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है, पर अपनी बेटी के प्यार के चलते वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। कुछ समय यूं ही निकलता है। ऐसे ही एक दिन नैना पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। पूजा करके वो जैसे ही मुड़ती है, एक लड़के की टक्कर उससे होती है, जो नैना को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। तभी नैना खुद को संभालते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं और ऐसे गिर गई। नैना को देखते हुए कपिल उससे कहता है, ओह नो, एक्चुअली आई एम सॉरी। आप तो पीछे मुड़ रही थी ना, मुझे ही थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए था। अरे कोई नहीं, वैसे मेरा नाम नैना है और आप? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। जी, मेरा नाम कपिल है और आज ही अपने परिवार के साथ इस गांव की वो पुश्तैनी हवेली है जो वो हमारी ही है, वहीं रहने आया हूँ बस। दोनों मंदिर से जाते जाते एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही एक जगह रास्ते में कपिल नैना को आइसक्रीम भी खिलाता है। दोनों की पहली मुलाकात बहुत ही शानदार थी। कुछ ही देर बाद में जब दोनों अपने अपने घर के लिए मुड़ते हैं, तब नैना उससे कहती है, कपिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर तो अब हमारी मुलाकातें होती ही रहेंगी। आप यहीं हैं ना अब? मुझे भी नैना जी, और मैं भी इंतजार करूँगा आपका। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों ही एक दूसरे से अपनी पहली मुलाकात को याद करके मुस्कुरा रहे होते हैं। नैना को ऐसे ख्यालों में मुस्कुराता देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, कहाँ खोई है मेरी बेटी? किसी के ख्यालों में तो नहीं? क्या माँ, आप भी ना? अपनी माँ की ये बात सुन के नैना शर्म से लाल हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते वक्त के साथ ही नैना और कपिल की मुलाकातें बढ़ने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। एक दिन हिम्मत करके कपिल अपने दिल की बात बताने के लिए नैना को मंदिर बुलाता है। कुछ देर में दोनों वहाँ मिलते हैं और कपिल उससे कहता है, नैना वो मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? बोलो कपिल।
चलो आज हिम्मत तो दिखाई कपिल ने कुछ बोलने की। अगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया तो मैं ही बोल दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे बोलो भी बाबा, क्या बात है? कपिल नैना का हाथ पकड़ता है और एक बार फिर से हिम्मत करके उसे कहता है। नैना, वो मैं तुमसे ना कपिल अपनी बात को पूरा करता है इससे पहले ही उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जो कि सांप की खाल जैसे रूप में बदलने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाता है और हाथ छुड़ाते हुए नैना से कहता है। नैना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। इतना कहकर कपिल वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है और घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है, जिसके बाद में वो अपने हाथ से अपनी शर्ट को ऊपर करता है और देखता है कि उसका पूरा हाथ सांप की खाल के रूप में बदल चुका है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है। शुक्र है मैंने टाइम पर देख लिया, वरना आज मेरा सच नैना के सामने आ ही जाता। पर ये उस लड़ाई में हुआ वार इतना शक्तिशाली था कि मैं संभाल ही नहीं पाया। कपिल आंखें बंद कर देता है। तभी उसके सामने उसकी और नेवले की लड़ाई का दृश्य आने लगता है और वो घबरा के अचानक से आंखें खोलता है और कहता है। हे शिव, इस मणि की रक्षा के लिए मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। विकराल नेवला दोबारा कोई चाल चलेगा और कहीं दोबारा ऐसे हमले से मैं कमजोर पड़ गया तो मणि हमारे हाथ से उन राक्षसों के हाथ लग जाएगी। कपिल का ऐसे अचानक जाना नैना को बहुत अजीब लगता है और वो अपने ही मन में बात करते हुए कहती है। क्या यार, एक तो इतनी मुश्किल से कपिल में अपने दिल की बात कहने की हिम्मत आई थी और ऊपर से पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अचानक चला गया। नैना खुद से बातें करते करते अपने घर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर कपिल अपने कमरे में सबसे छुप के अकेला होता है। उसके हाथ और उसके पैर का पूरा रूप एक सांप के खाल के जैसा हो चुका होता है, जिसे देखकर वो कहता है। हे शिव, बस ये रात निकल जाए किसी तरह। उसके वार का असर पूरी रात लगा मेरे शरीर से जाने के लिए। किसी के सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए, मेरे परिवार वालों के सामने भी नहीं। रात गुजरती है। कपिल की माँ सुषमा उसके कमरे के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाती है। कपिल कोई जवाब नहीं देता। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, पर कोई जवाब ना आने पर वो अपने पति श्यामदास को बुलाती है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद में गेट अपने आप खुलता है और वो देखते हैं